हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन एंड आज हम डिस्कस करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में। ये जो टॉपिक है बैंकर्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो जेआईबी और सीआईबी में काम आता है उनके एग्ज़ाम में, और बहुत ही सिंपल है। और ये हमारे डेली लाइफ का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। आपका ये आप अगर ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको ये आप में इन्वेस्टमेंट में काम आएगा, आपको मनी रिलेटेड डिसीजन लेने में काम आएगा। तो आज हम देखते हैं इसको डिटेल में वन बाय वन ये क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है। तो इसका सबसे पहली बात है कि मनी है जो टाइम वैल्यू। जो भी मनी है, जो भी रुपए होते हैं, वो टाइम उनकी टाइम के साथ वैल्यू अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 100 रुपीज़ है आज 2020 में, तो वो 100 रुपीज़ की वैल्यू 2020 में 100 रुपीज़ नहीं रहेगी, वो 100 रुपीज़ से थोड़े कम के बराबर हो जाएंगे। इसको समझने के लिए मैं आपको अभी एग्जांपल दूंगा, पर उससे पहले हम देखते हैं कि ए रुपी टुडे इज मोर प्रेफरेबल टू द ए रुपी इन फ्यूचर। सपोज करो कि आपको कोई 1 रुपया आज देना चाहे और 1 रुपया कल आके दे, तो आप कब प्रेफर करेंगे उसको लेना? आप आज लेना प्रेफर करेंगे, क्योंकि 1 रुपया आज ज़्यादा प्रेफरेबल है टू द ए रुपी इन फ्यूचर में। ये बहुत इंट्यूटिवली भी हम सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो आपके पास आज 100 रुपीज़ है और ये 2020 चल रहा है, और आप पिज्ज़ा हट में जाते हैं और या बर्गर शॉप पे जाते हैं, बर्गर शॉप पे, और आप एक बर्गर परचेज कर लेते हैं। 100 रुपीज़ से आप एक बर्गर ले पाते हैं, क्योंकि बर्गर अब नेक्स्ट ईयर क्या होता है कि आपके पास ये 100 रुपीज़ आपके पॉकेट में ही थे, और नेक्स्ट ईयर बर्गर की प्राइस हो जाती है 104 रुपीज़। तो आपके पास जो पॉकेट में 100 रुपीज़ थे, अगर आपने 2020 में के बजाय 2021 में आप ये बर्गर खरीदने जाओगे, तो आप ये बर्गर परचेज नहीं कर सकते। ये 100 रुपीज़ से की वैल्यू एक बर्गर के बराबर नहीं रहेगी। 100 रुपीज़ की उतनी वैल्यू नहीं रहेगी। 100 रुपीज़ से आप एक बर्गर परचेज नहीं किया जा सकता, इसके से कुछ और चीज़ परचेज की जा सकती है, पर आप ये बर्गर, एक पूरा बर्गर, होल बर्गर में नॉट बी परचेज बाई दिस 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ की वैल्यू उतनी नहीं रही। इसके पीछे आपको समझ में आ गया होगा कि रीजन क्या है। इन्फ्लेशन है, सिंपल। क्योंकि जो हमारी चीज़ों है उनकी महंगाई बढ़ जाती है, इसके कारण मनी की वैल्यू उतनी नहीं रहती। तो जो हमारा जो हमको, अगर आपने 100 रुपीज़ जो आपके पास थे, अगर आपने उसको अपनी पॉकेट में रखा, तो क्या रहेंगे? आप घाटे में रहेंगे। उसको पॉकेट में रखा या पिलो के नीचे रखा, आपने उसको इन्वेस्ट नहीं किया। आपको एटलीस्ट उस तरीके से इन्वेस्ट करना है कि वो अगले साल तक 104 रुपीज़ के बराबर तो हो जाए, ताकि आप, अगर बराबर रखना है ताकि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सके। और अगर आपने उसको फॉर एग्जांपल ईपीएफ में इंटरेस्ट इन्वेस्ट किया और 8% इंटरेस्ट रेट के साथ, तो अगले साल वो हो जाएगा आपका 108 रुपीज़। तब आपके पास 4 रुपीज़ बच जाएंगे, मतलब आपको 4%, आपको बजट कहते हैं 4% का एडवांटेज हो जाएगा। तो कई बार हमारे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो आपका रिटर्न होता है, आप देखेंगे अगर ईपीएफ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे को या किसी भी स्कीम में, अगर आप 8% से इन्वेस्ट करें तो आपका जो रियल रिटर्न है वो 4% ही है। 4%, अगर इन्फ्लेशन 4% इन्फ्लेशन है तो 4% तो इन्फ्लेशन में चला जाएगा। और अगर आप इसको इन्वेस्ट नहीं करते, कहीं भी नहीं रखते, तो आपको जितना इन्फ्लेशन होता है उतना घाटा होता है। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि मनी की टाइम के साथ वैल्यू है, और इस हमारे को इन्वेस्ट इस तरीके से करना है कि हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है किसी भी तरीके से। और इन्फ्लेशन को जैसे फॉर एग्जांपल, आप कई लोग, जैसे कि फॉर एग्जांपल आजकल हम लोग इसको पॉकेट में, सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं पैसे को, और मोस्टली सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट रेट 3.5% अप्रोक्सीमेट, फिर भी हम फॉर एग्जांपल 4% इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है सेविंग अकाउंट में, तो भी आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। पर इन्फ्लेशन कई बार 5% होता है जनरली, तो फिर आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर सकते। तो सेविंग अकाउंट में रखना भी एक बड़ी डिसीजन नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि हमें कुछ पैसे, हमारा लिक्विडिटी को मेंटेन, कुछ पैसे हमारे को कैश इन हैंड रहना चाहिए, तो जिनको अपन तुरंत निकाल सके जब भी इमरजेंसी की ज़रूरत हो उतना। पर उसके अलावा बाकी जो पैसे हैं, आपको उनको इस तरीके से इन्वेस्ट करना है ताकि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें, ताकि हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। क्लियर है ये? अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, और इसका ये जो निकालना है, इसके लिए हमारा एज ओल्ड फॉर्मूला है जो काफ़ी सिंपल है। हमने 10th क्लास में पढ़ा है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फॉर्मूला।
ये फॉर्मूला। उसमें क्या होता है कि अगर आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए पी प्रेजेंट वैल्यू, और एन टाइम बाद, एन जो भी आपका कंपाउंडिंग हुई उतने टाइम बाद इंटरेस्ट रेट आपको पता है, तो एफ इक्वल टू क्या होता है पी 1 प्लस आर की पावर एन। फॉर एग्जाम्पल आपने आज 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए पी, और आर है 10%, और आपने एन बराबर 2 साल रखा, तो 2 साल बाद आपको कितने रुपए मिल जाएंगे? एफ बराबर पी का मतलब 100, 1, आर कितना है 10 का मतलब 10/100, 10% का मतलब ये हो जाएगा 0.1, तो ये हो जाएगा 0.1 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 1.1 का स्क्वायर। तो ये जो हमारा बिल्कुल सिंपल बेसिक फॉर्मूला है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 100 इंटू 1.1 का स्क्वायर, ये आ रहा है 121। अगर आप इस पे 100 रुपीज़ पे 10% इंटरेस्ट अचीव कर पा रहे हैं 10% से, तो आपका ये 2 साल बाद ये 100 रुपीज़ क्या हो जाएगा 121 के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम ऐप का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू, ऐप को मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू, और जो हमारा पी होता है उसका मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू। तो ये हमारा जो पी है और ये प्रेजेंट है, फ्यूचर वैल्यू है। ये आपको ये कंसेप्ट सिंपल है। एफ बराबर क्या हो जाएगा पी 1 प्लस आर की पावर एन, और आपको पी निकालना है तो पी बराबर क्या हो जाएगा एफ 1 प्लस आर की पावर एन। फॉर एग्जाम्पल हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि आपको 2 साल बाद आपको 121 रुपीज़ चाहिए, और आपके इंटरेस्ट रेट है 10%, तो आप अभी कितने रुपए इन्वेस्ट करें? आपको 2 ईयर के बाद 121 चाहिए, तो आप 10% इंटरेस्ट रेट से कितने 2 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हो, अभी कितने रुपए इन्वेस्ट करें? तो पी बराबर क्या हो जाएगा, जो भी हमारा एफ अपॉन 1 प्लस आर की पावर एन। एफ हमारा है, हमारे पास दिया हुआ है 121, आर दिया हुआ है 1.1, आर 10% दे तो 0.1 हो जाएगा का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 100 रुपीज़। आज आप 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 2 साल बाद 121 रुपीज़ मिल जाएंगे। तो ये हमारा सिंपल जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला लगता है वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगता है, न कि सिंपल इंटरेस्ट। अब आप इसको, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है जो अपन देख लेते हैं। यहाँ पर जो एन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एन का मतलब कितनी बार कंपाउंडिंग होती है। एन का मतलब ये नहीं है कि आप ईयर में, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपकी कंपाउंडिंग मतलब जो ब्याज की कैलकुलेशन है, मतलब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपके ब्याज पे ब्याज लगता है। तो कंपाउंडिंग कब होती है? जैसे मान लो आपकी ईयरली कंपाउंडिंग होती है, मतलब ईयरली कंपाउंडिंग होती है और 2 साल है टाइम पीरियड, अगर 2 साल है कंपाउंडिंग है ईयरली, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 2। मान लो कंपाउंडिंग हो रही है हाफ ईयरली, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, मान लो फॉर एग्जांपल 2 साल के लिए, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, मतलब आपका हाफ ईयरली हो जाता है, मतलब 1 साल में 2 बार कंपाउंडिंग, तो 2 साल में 4 बार कंपाउंडिंग होगी, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 4। तो एन होता है कंपाउंडिंग हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है, एन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कंपाउंडिंग कितनी बार होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपाउंडिंग होती है क्वार्टरली, और टी बर 1 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कितनी बार कंपाउंडिंग होगी, 4 बार कंपाउंडिंग होगी। मान लो कि आपकी कंपाउंडिंग हो रही है आपकी डेली कंपाउंडिंग हो रही है आपकी, फॉर एग्जांपल आप डेली कंपाउंडिंग कर रहे हैं, डेली कंपाउंडिंग हो रही है, तो 1 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 365। एन बराबर कितना हो जाएगा 365। ये बेसिक कंसेप्ट है, पर आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये समझ में आएगा, तब बहुत यूजफुल रहेगा। अब हम आगे देखते हैं डिस्काउंट रेट एंड कंपाउंडिंग रेट। डिस्काउंट रेट एंड कंपाउंडिंग रेट ये क्या होती है? जब भी हम प्रेजेंट से फ्यूचर में जाते हैं तो उस चीज़ को हम कंपाउंडिंग बोलते हैं, और जो इंटरेस्ट रेट होती है उसको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। और जब भी हम फ्यूचर से प्रेजेंट में आते हैं, वापस से फ्यूचर से प्रेजेंट में आते हैं, ये फ्यूचर से प्रेजेंट में जाते हैं, तो उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने, और उस रेट को बोलते हैं डिस्काउंट रेट। जो जैसे फॉर एग्जांपल
आपने अभी लास्ट एग्जांपल में देखा कि आपके पास मान लो कि 100 रुपीज है और जो हमारी इंटरेस्ट रेट थी 10% थी और अपन ने 2 साल के इन्वेस्ट किया और वो हो रहे हैं 121 रुपीज। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग। और आर क्या हो जाएगा, कंपाउंडिंग रेट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट। और अगर मान लो आपको 121 दिया हुआ है फ्यूचर वैल्यू, तो आपको 121 दिया हुआ है, ये 121 दिया हुआ है और आप यहाँ से 100 पे वापस आ रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम डिस्काउंटिंग। क्या बोलेंगे, डिस्काउंटिंग। और जो इंटरेस्ट रेट होगी उसको क्या बोलेंगे, डिस्काउंटिंग इंटरेस्ट रेट, डिस्काउंटिंग इंटरेस्ट रेट। क्लियर है ये? अब इसमें आपको ये देखना है कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि 100 रुपीज़ के लिए फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी 121। 121 को आप यहाँ लेके आओगे तो 100 रुपीज़, यहाँ से यहाँ जाओगे तो उसको बोलेंगे कंपाउंडिंग, यहाँ से यहाँ आओगे तो उसको बोलेंगे डिस्काउंटिंग। सिंपल है। डिस्काउंट रेट और कंपाउंडिंग रेट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये बहुत ही बेसिक और सिंपल कंसेप्ट है। अब हम आगे इसी में आगे पढ़ते हैं केस फ्लो डायग्राम। कैश फ्लो डायग्राम को पढ़ने से पहले हम एक थोड़ी सी बेसिक चीज़ समझेंगे। फॉर एग्जांपल इसी हम एक जो हमने स्टार्ट में एग्जांपल लिया उसी का कैश फ्लो डायग्राम बनाते हैं। हम एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं और एक कैश फ्लो डायग्राम बनाते हैं सिंपल क्वेश्चन का कि फॉर एग्जांपल कि आपने 100 रुपीज़ आपके पास थे प्रेजेंट में और आपने उसको 2% इंटरेस्ट रेट से साथ इन्वेस्ट किया, सॉरी 10% के लिए और 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया। तो इसका जो कैश फ्लो डायग्राम बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल आप इसको यहाँ पर बनाते हैं 0, 1 और 2 और 0 ईयर पे आपने इसको 100 रुपीज़ को इन्वेस्ट किया है। तो ये 2 साल बाद कितने हो जाएंगे, तो उसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 0, 1, 2 और ये कितना हो जाएगा 121। कि आपको 2 साल बाद, आज आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए तो 2 साल बाद आपको 121 के बराबर हो जाएंगे वो। इसमें क्या होता है कि जब भी आपको प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना है, फ्यूचर में जाना है तो फ्यूचर बराबर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंटू 1 प्लस आर की पावर एन, मतलब प्रेजेंट को 1 प्लस आर की पावर एन से मल्टीप्लाई करना है। और जब फ्यूचर से प्रेजेंट में आना है तो पी बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपॉन 1 प्लस आर की पावर एन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको कैसे, 1.1 का स्क्वायर से, 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है। और यहाँ से क्या करना है, तो क्या करना पड़ेगा 121 डिवाइडेड बाई 1.1 का स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको आगे हम कैसे यूज करेंगे आपको मैं समझा देता हूँ। ये अब आपको केस फ्लो डायग्राम में समझाऊंगा थोड़ा सा कि कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं और आप उसमें बहुत सारे पैसे का लेन देन हो रहा है, आ रहा जा रहा है, तो आपको उसको कैश फ्लो में रिप्रेजेंट करना है। तो ये अगर आपको ये कैश फ्लो डायग्राम समझ में आ गया तो आपको ये सारा जो चैप्टर्स है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा और फिर आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चैप्टर को समझने में। और ये बहुत सिंपल है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि आज आपकी जेब से, आप कोई पर्टिकुलर बिजनेस कर रहे हैं, आज आपकी जेब से 10,000 रुपये जाते हैं, 1 साल बाद आपको 6,500 रुपीज़ मिलते हैं, 2 साल बाद आपको 9,000 रुपीज़ जाते हैं, पर वो 2 साल बाद ही आपके 1,000 रुपीज़ भी इवन 900 रुपीज़ आते हैं और 1,000 रुपीज़ आपकी जेब से जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इसके कैश फ्लो डायग्राम के लिए सबसे पहले देने की कितने ईयर्स के लिए कटने वाले, तो 2 साल तक हो रही है तो आपको हॉरिजॉन्टल एक लाइन बनानी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है 0, 1 और 2। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो टाइम को रिप्रेजेंट करे। 0 to 1 का मतलब पहला साल, 1 to 2 का मतलब दूसरा साल, 0 to का मतलब 0 का मतलब पहले साल का स्टार्ट, 1 का मतलब पहले साल का एंड। तो 1 का मतलब ये यहाँ पर ये 1 को मतलब सेकंड ईयर का स्टार्ट और 2 का मतलब सेकंड ईयर का एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो भी हमारे पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं उनको बनाना है इन ट्रायंगुलर लाइन के हिसाब से। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान रखनी की, जो पैसे आ रहे हैं उनको एक तरफ, हमारी पॉकेट से पैसे जो आ रहे हैं उनको एक तरफ, जो पैसे जा रहे हैं उनको एक तरफ बनाना। फॉर एग्जांपल अभी आपके पहले पॉकेट में जा रहे हैं, तो आप चाहे तो ऊपर भी बना सकते हैं, नीचे भी बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं।
पर एक चीज़ होगा, एक तरफ 10,000 रुपीज़ आपकी पॉकेट से जा रहे हैं और 6,500 रुपीज़ आपकी पॉकेट से आ रहे हैं, एक साल बाद आ रहे हैं ना, और 2 साल बाद आपके पास कितने रुपए आ रहे हैं, 9,000 रुपये, और आपकी पॉकेट से कितने रुपए जा रहे हैं, 1,000 रुपये। तो ये इस पूरी प्रोसेस को मैंने कैश फ्लो में बदल। पर अगर आपको व्यापारी है, आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको यार ये आज 10,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर लो, तो आपको एक्चुअल में फ़ायदा कितना हो रहा है, क्या नहीं है, और इसको आपको दिया हुआ है कि इंटरेस्ट रेट जो चल रही है मार्केट में 10% की इंटरेस्ट रेट है, और आपके बिजनेस से ये घटनाएं हो रही है कि 10,000 रुपये आपने आज लगाया किसी धंधे में, तो 6500 रुपये आपको एक साल बाद आएंगे, 2 साल बाद 9,000 रुपये मिलेंगे, और 1,000 रुपये आपको कुछ और देने पड़ेंगे। इस तरीके से तो आपको पता लगाना है कि यार ये मैं चीज़ करूँ नहीं करूँ। तो इसको आपको एनालिसिस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे घटनाक्रम को एक जगह लाना पड़ेगा, या तो आप अभी ले आओ, कोई भी एक जगह लाना, तभी आप सोच सकते हैं कि आज यार मेरे पास एक्चुअल में कितने रुपए आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो इसको अपन केस फ्लो डायग्राम के थ्रू ही कर सकते हैं इसी चीज़ों को। जब भी कोई भी फाइनेंशियल घटना हो रही है, फाइनेंशियल घटनाक्रम हो रहा है, उसको अपन को एनालाइज करने के लिए केस फ्लो डायग्राम बनाना है। ये सिंपल केस फ्लो डायग्राम बन गया। अब इसके बाद आगे अपन को क्या करना है, इसको और सिंप्लीफाई करते जाना है। तो इसका सबसे आगे और सिंप्लीफाई करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं कि इसको 10,000 कर देते हैं, ये 1 पे 6,500 है ही, और ये अपन को पता है कि 9,000 रुपये आ रहे हैं, 1,000 रुपये जा रहे हैं, इसमें नेट कितने रुपए आ रहे हैं, 8,000 रुपये। अब अपन क्या करते हैं कि इन सबको जीरो पे ले आते हैं, मतलब कि प्रेजेंट में ले आते हैं सभी, इस 6500 रुपये को भी ले आते हैं और इस 8,000 रुपये को भी ले आते हैं, और इसको यहाँ से यहाँ लाना है सबसे पहले। तो ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू लानी है 6500 को, आर 10% है, तो पी बराबर क्या है, एफ अपॉन 1 प्लस आर की पावर एन। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट में इसको लाना है, तो 6500 6,500 अपॉन 1 आर 1.1, तो 1.1 बस एक, क्योंकि कितनी बार कंपाउंडिंग हुई है यहाँ तक, एक ही बार कंपाउंडिंग हुई है, तो अपन क्या ले लेंगे 6500 अपॉन 1.1। तो ये कितना आंसर आ जाएगा, ये अपन, आप लोग भी साथ में कैलकुलेटर की प्रैक्टिस करते रहिए, और आपको कोई भी अगर डाउट आए तो आप उसको नीचे कमेंट्स में डाल दीजिए, और ये चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आपके फ्रेंड्स को भी बताइए। तो ये अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि आपको एग्जाम में कैलकुलेटर की प्रैक्टिस, तो आप ये नहीं कि कैलकुलेटर की प्रैक्टिस नहीं करें ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कर। इसको अपन ने कहाँ ले आया, इसको यहाँ ले आया, ये जो 6500 रुपये उसको यहाँ ले आया, और वो 5,909 के बराबर हो गया। ऐसे ही जो 8,000 है, इसको भी अपन को क्या करना है, यहाँ लेके आना है। तो क्या होगा, ये एफ बन जाएगा, और अपन को पी निकालना है। तो आर की कंपाउंडिंग कितनी बार हो रही है, अब की बार 2 बार, तो ये क्या होगा 1.1, आर एन कितना हो जाएगा 2, तो 1.1 का स्क्वायर, तो 8,000 अपॉन 1.1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 6611। तो इसको अपन दोबारा यहाँ से समझ सकते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये 0 1 2, तो इसको अपन ये 10,000 रुपीज़ तो अपने गए थे, और ये अभी नेट रुपए जो 6500 के कारण आ रहे हैं वो है 5,909, और जो दूसरे कारण आ रहे हैं वो है 6611। तो ये टोटल कितने आ रहे हैं, ये 5,909 है ना, मैं साफ साफ लिख रहा हूँ आपको ताकि कोई डाउट नहीं रहे, और ये 6611। तो नेट कितने आ रहे हैं, अभी के प्रेजेंट में जाएंगे 5909 प्लस 6611, तो ये कितना हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा 10,000 तो रुपये तो आपकी पॉकेट से जा रहे हैं, और ये हो रहे हैं 12,520। तो नेट कितने आ रहे हैं आपके पास 2,520 रुपये। तो आप ये जब भी पूरा बिजनेस कर रहे हैं, उससे आपको नेट आप इसको प्रेजेंट में ले जाएंगे तो जाएगा 2,520 रुपये। इसको आप क्या बोलते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेट में प्रेजेंट में ले आए, सारी चीज़ों प्रेजेंट में ले आए, तो इसको क्या बोलेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू। हमारा क्वेश्चन भी यही था कि नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑब्टेन करना है। अब इसमें आपको ये देखना है कि जब भी आप कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आप ये चाहेंगे कि भाई नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आए, मतलब नेट प्रेजेंट में आपकी पॉकेट्स में कुछ पैसे आए, तभी 2,520 रुपये आए। इन्होंने जो बुक में है उसको, इसको नेगेटिव में लिया हुआ है, और इन चीज़ों को पॉजिटिव में लिया हुआ है, वो ऑब्वियसली समझ में आ रहा है, ये नेगेटिव में लिया।
कि तो आपकी पॉकेट नेट प्रेजेंट वैल्यू, और इस तरीके से इस तरीके से बोला जाता है कि अगर आपके कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब आपकी पॉकेट में नेट पैसे आ रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, उस बिजनेस डिसीजन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पर अगर आप दो बिजनेस, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, उनको कंपैरिजन कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू जिसमें ज़्यादा है उसको उस बिजनेस ऑप्शन में जाना है। पहले तो आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। फिर उसके बाद जो दो, अगर एक और कोई दूसरा ऑप्शन है, तो उसमें क्या करना है, जिसमें प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है हमें क्या करना है, उस ऑप्शन में जाना है। क्लियर है यहाँ तक? अब ऐसे नेट प्रेजेंट वैल्यू जो बुक में दिया, उसके अलावा नेट फ्यूचर, इसको आप फ्यूचर में भी ले जा सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि आप इन जो ये अपना केस फ्लो जो हो रहे हैं, इनको फ्यूचर में भी ले जा सकते हैं, और ये उसी को तब भी एक ही बात रहेगी, तब भी सेम ही बात है। पर ये जनरल प्रैक्टिस होती है कि अपन प्रेजेंट में ले आके आते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आ जाए। अभी हम पेन लेते हैं, अभी हम वापस से केस फ्लो डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर अपने 0 1 2, अब मैं जो पहले वाला बनाया था उसका डायरेक्ट यूज कर लूँगा कि ये 10,000 है, और ये अपना 6500 है, और ये अपना हो रहा है 8000। डायरेक्ट में इसको 8000। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको फ्यूचर में ले जा रहे हैं, मतलब 2 साल बाद सभी को लेके जा। ये तो ऑलरेडी 8000 है, तो पहले हम इसको यहाँ लेके आते हैं। तो क्या हो जाएगा, अभी अपन को एफ निकालना है, तो एफ बराबर क्या होगा, p इंटू 1 प्लस आर की पावर n। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है, एक बार कंपाउंडिंग हो रही है। तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ पर जो इसका करस्पॉन्डिंग आएगा वो क्या आ जाएगा, 6500 और 1.1 की पावर 1। कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है, एक ही बार कंपाउंडिंग हो रही है ना, यहाँ से यहाँ तक। ये क्या आ जाएगा, 7150। और इस 10,000 को भी अपन क्या करेंगे, यहाँ लेके आएंगे। तो ये तो नीचे की तरफ आएगा, ये क्योंकि ये पैसे आ रहे हैं ना अपने पास, सॉरी ये 2 साल पे ही है, इसी को मैं एक साथ और बना रहा हूँ, हालांकि वो ऊपर आएगा, ठीक है। मतलब दो चीज़ें हो रही है, 8000 और 7150 रुपीज़। और फिर 10,000 को भी अपन 2 साल बाद ले आते हैं। तो 10,000 और कितनी कंपाउंडिंग हो रही है, 2 बार। तो 10,000 ये यहाँ पर इंटू 1.1, तो 2 बार कंपाउंडिंग है, 1.1 का स्क्वायर आएगा। 10,000 इंटू 1.1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, 12,100। तो अगर आप इसको नेट बनाएंगे तो क्या हो रहा है कि 0 1 2, तो 2 पे इसको लेके आए तो ये क्या आ गया, 12,100, और ये 2 है, और ये अपना तो जो 8,000 तो था ही जो था, और जो दूसरा आया वो था 7,150। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 8,000 प्लस 7150, तो ये हो जाएगा 15,150। तो आपका ये 0 1 2, तो ये हो जाएगा 12,100, और ये हो जाएगा 15,150। तो आपके पास 2 साल बाद नेट पॉकेट में जो पैसे आ रहे होंगे वही हो जाएंगे 0 1 2, 15,150 में से 12,100 घटा दिया आपने, फिर हो जाएगा माइनस 12,100, तो ये आ रहा है 3,500। तो 2 साल बाद आपको, अगर नेट, इसको आप क्या बोल सकते हो, नेट फ्यूचर वैल्यू भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं आप इसको, नेट फ्यूचर वैल्यू, NFV। तो 2 साल बाद आपको मिलेंगे 3,050 रुपये, और करंट में कितने थे ये, 2,520 रुपये के। आप चाहो तो इस 3,050 का प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो। तो कैसे निकालेंगे, वही डिस्काउंटिंग से। तो अभी हम इसको, ये इतने सारे कैश फ्लो डायग्राम आए, ये आपको समझ में आ गए। अब इसमें आगे बढ़ते हैं।
तो अभी आप यहाँ देखिए कि अब मान लो आपके पास आप ये है कि 3050 रुपये आ रहे हैं 012, तो आप इसको करंट में ला सकते हो ना, इसको यहाँ भी तो ला सकते हो 0 पे 3050 को। तो इसको आपको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही डिवाइड करना पड़ेगा 012। तो ये कितना है 3050 डिवाइडेड बाई 1.1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा अपॉन भाग 1.1 का स्क्वायर। तो अगर आप ये करेंगे तो ये 2520 वापस से ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2520। तो यही तो अपन ने पहले निकाला था। तो ये केस फ्लो का इंटरेक्शन अगर आपको समझ में आ गया तो इस चैप्टर के आप हर क्वेश्चन का क्या आएंगे एग्जाम में, हर क्वेश्चन का आपको पूरा नंबर समझ में आएंगे कि एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से कैसे लेके आना है। आप जब भी मार्केट में जाएंगे, आप कोई सामान प्रोडक्ट करेंगे तो ईएमआई को भी आप समझ पाएंगे, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये अगर ये बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हुई, इसमें लास्ट एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम ये सेशन ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं। बाकी जो 2 एग्जाम्पल्स है वो आप निकाल सकते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया। ये एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। सपोज करो कि आप एक घर खरीदना चाहते हैं और उसकी जो वैल्यू है 4 लाख रुपीज़ है। घर आप परचेज करेंगे तो आपको इतने रुपए में परचेज करना पड़ेगा, और आपका जो ब्रोकर है, रियल एस्टेट एडवाइजर है, उसने बताया है कि इसकी या जो प्रेडिक्शन किया उसने कि इसकी कॉस्ट है वो अगले साल 5 लाख हो जाएगी। अगले साल कितने हो जाएगी, 5 लाख। और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करो 8% पे। तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है? तो इस ये ऑप्शंस का कंपैरिजन हो गया, ये अपने एक सिंपल डेली लाइफ का कंपैरिजन हो गया। उसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियां जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है तब भी ये यही मेथड करती है कि किस में उसको अपने फायदा ज़्यादा है। तो एक तरीका तो ये है कि अपन या इसमें इंटरेस्ट रेट निकाल ले इस वाले ट्रांजेक्शन में, या हम दूसरे ऑप्शन में 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करें तो फ्यूचर वैल्यू किस में। तो अपन इसके केस फ्लो डायग्राम बना लेते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ऑप्शन वन का मतलब क्या है कि आपको अगर आप 4 लाख रुपीज देंगे, आज की पॉकेट से 4 लाख रुपीज जा रहे हैं, तो वो उसमें क्या हो रहा है कि वो 1 साल बाद आपको, इसको मैं ऊपर की तरफ, चलो इसको मैंने ऊपर की तरफ बना देता हूँ इसको ऐसे, 1 साल बाद आपको 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। 4 लाख रुपए आपकी पॉकेट से जा रहे हैं, वो 5 लाख रुपए आपको मिल रहा है। इसको हम पॉजिटिव बना देते हैं ताकि थोड़ा सा जो हमारी यूनिफॉर्मिटी हम जो अडोप्ट कर रहे हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी अडोप्ट हो जाए। तो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्टार्ट में आपको 4 लाख रुपीज देने पड़ रहे हैं, और 1 साल बाद ये 0 ये 1, 1 साल बाद आपको कितने रुपए मिल रहे हैं, 5 लाख रुपीज। तो पहला ऑप्शन ये है। तो पहले ऑप्शन को अपन, एक तो पहला ऑप्शन है उसमें इंटरेस्ट रेट हम उनको नहीं दी हुई, तो एक ऑप्शन 1 ही है। और ऑप्शन 2 क्या है, ऑप्शन 2 हमारे पास ये है, कि आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो 8%। तो इसमें एक चीज़ आप ये देखिए कि पीपीएफ में आप 8% इन्वेस्ट करोगे तो कितने रुपए करोगे, 4 लाख रुपए। तो आपको 4 लाख रुपए मतलब आपकी पॉकेट में तभी तो 4 लाख रुपीज, और आर दिया 8%। तो इसको सोल्व करने का सिंपल सा तरीका ये है कि आप निकाल लो कि 1 साल बाद इसमें आपको कितने रुपए मिलेंगे। तो आप निकाल सकते हैं एफ बराबर पी 1 प्लस आर की पावर एन। फ्यूचर में जाते हैं तो कंपाउंडिंग होती है, मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। तो क्या होगा फ्यूचर में, 4 लाख इंटू 1.8% है तो 1.08, एक बार कंपाउंडिंग हो रही है तो पावर 1, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1.08, तो आंसर आ जाएगा 4,32,000। तो इसमें आपको 1 साल बाद 5 लाख रुपए मिल रहे हैं फ्यूचर वैल्यू, इसमें 4,30,000। तो कौन सा ऑप्शन बेटर है आपके, ऑब्वियसली जो आप ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं ये वाला ऑप्शन बेटर है। पर ये ध्यान रखना है कि जो रियल एस्टेट है उसमें थोड़ी रिस्क भी इन्वॉल्व है, इसलिए ऐसे आप लोगों ने कंसेप्ट सुना होगा हाई रिस्क हाई रिटर्न।
मतलब जो इसमें रिटर्न रेट है वो जरूरी नहीं है ना कि उसमें प्रेडिक्शन है कि 5 लाख रुपए हो जाएगा, पर जरूरी थोड़ी कि अगले साल ही 5 लाख रुपए हो। तो और दूसरा पीपीएफ वाला है जो वो लो रिस्क है, लो रिटर्न वाला ऑप्शन है। तो ये है, आप चाहें तो ऑप्शन 1 में जो आपको रिटर्न की रेट नहीं दी हुई थी, पर आप चाहें तो इसको आर निकाल सकते हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर है, ये फॉर्मूला यूज किया हमने, पी 1 प्लस आर की पावर एन। तो एफ की जगह क्या हो गया 5 लाख, पी हो गया 4 लाख, 1 प्लस आर आप लोगों को पता नहीं है, पावर एन मतलब 1। तो ये हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 5/4 बराबर 1 प्लस आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 5/4 माइनस 1 0.5 होगा, आर क्या होगा 25%। तो इसको जैसे अगर आप ये है तो इसमें इसको बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न, कि आपने इन्वेस्ट किया उसमें रिटर्न कितना मिल रहा है, उसकी रेट है इस वाले में 25%, दूसरे वाले में 8% जो मार्केट में आपको पीपीएफ में है। तो आप ऑब्वियसली रेट ऑफ रिटर्न जिसमें ज़्यादा है वो वाला ऑप्शन भी यूज करें। कई बार ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है, जिस रेट पे आपका जिस रेट पे आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है, जिस पे आपको पता लग रहा है कि आपको कितना ब्याज मिल रहा है, रेट कितनी है रिटर्न की, उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको अपन क्या बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न। और वो 25% है यहाँ पर, और यहाँ पर 8% है। तो एक तरीका कई बार ये भी बोलते हैं लोग कि नेट प्रेजेंट वैल्यू की बजाय रेट ऑफ रिटर्न से भी आप कंपेरिजन कर सकते हैं। अब वो हम आगे और एग्जाम्पल में देखेंगे, पर ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा ऑप्शन बेटर है। तो इस तरीके से आपको डिसीजन लेना है। और थैंक यू वेरी मच, आप ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछिए।